वेलकम टू जुनून बैच। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पिछले दिनों मैं लेक्चर दे नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। हमने जो कमिटमेंट किया है वो ज़रूर पूरा होगा। हम लोग लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ रहे थे, जिसमें कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब इस मोशन की कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारी क्लैरिटी और थोड़ी अच्छी हो जाए। चलिए अब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए सामने क्वेश्चन है, जब भी एक कांस्टेंट मोशन आएगा, कांस्टेंट मोशन को पहचानना पहले सीखिए। कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है एक बॉडी अगर मूव करेगा तो दूसरा बॉडी भी साथ में मूव करेगा। सिंपली पुली का क्वेश्चन भी क्या होता है, कांस्टेंट मोशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बॉडी अगर इधर मूव करेगा तो इसके साथ ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, माने इसके मूव करने पे से इसका मूव करना एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर दो बॉडी का मोशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था इसका? कॉन्सेप्ट था कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन, मतलब इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज ज़ीरो, यही था। तो यहाँ से टेंशन से वर्क डन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे आप? टेंशन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका जो समेशन आएगा वो ज़ीरो आएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगा, तो टेंशन इनटू वेलोसिटी भी ज़ीरो आएगा। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? टेंशन इनटू एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आएगा। तो आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो, अगर कांस्टेंट मोशन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है या वेलोसिटी पूछी है या एक्सेलरेशन पूछा गया है तो हम लोग इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर में मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन बना चुका हूं, इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊँगा। आप पिछला लेक्चर का लास्ट 5 मिनट्स आप देखिए तो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। देखिए ये सामने जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है, इसमें पूछा है कि 2 kg मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। 2 kg मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है? ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जब कांस्टेंट मोशन हो तो पहले दोनों तरफ का टेंशन फाइंड कीजिए, ठीक है। टेंशन फाइंड करने के बाद आप क्या कीजिएगा? टेंशन का रेशियो से एक्सेलरेशन दोनों तरफ फाइंड कर लीजिए। अब वो फाइंड करने के बाद आप नॉर्मली जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, टेंशन हम लोग का इसमें ऊपर की तरफ होगा T, यहाँ पर टेंशन भी ऊपर की तरफ T होगा, यहाँ भी T ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पे टेंशन हम लोग लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी 2T, ठीक है। तो पहले दोनों जगह पर, क्योंकि यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, तो सपोज कीजिए यहाँ की एक्सेलरेशन A1 है और यहाँ की एक्सेलरेशन A2 ऊपर की तरफ है। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा प्लस माइनस बता देगा। अगर हम A1 को डाउनवर्ड ले रहे हैं, अगर हमारा आंसर प्लस आ रहा है A1, इसका मतलब हमने सही एज्यूम किया। अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर हमने गलत एज्यूम किया, माइनस ऊपर की तरफ होगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे T1 A1 प्लस T2 A2 इक्वल टू 0। 2 टेंशन है, तो यहाँ पर देखिए इस बॉडी के लिए टेंशन का डायरेक्शन नीचे हमने लिया, टेंशन T है और ये डॉट प्रोडक्ट है, ये नीचे की तरफ इसका A1 है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना? cos 180 डिग्री, इसका मतलब माइनस आएगा। डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, माइनस आएगा। T2 इस तरफ का डायरेक्शन लेंगे, इस बॉडी का 2 kg का, तो T2 आएगा 2T, और हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को ऊपर दिखा रहे हैं तो एक्सेलरेशन A2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 2A2। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। A1 जितना होगा, A1 इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 2A2, ठीक है, ओके।
यानी कि A2 A1 का आधा होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन को अगर हम लोग A कंसिडर करें A2 का, तो A का A1 का एक्सेलरेशन मिलेगा 2A। ठीक है, दोनों को अलग अलग वेरिएबल नहीं लेते हैं। यहाँ तो अलग अलग वेरिएबल्स में हमने सॉल्व किया, लेकिन वेरिएबल जितना कम हो इक्वेशन उतना सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इधर मिला 2A, इधर मिला A। हम लोग बाद में ये चीज़ लास्ट क्लास में बताया था लेक्चर नंबर 12 में कि ये तो सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन डायरेक्टली आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंशन दोनों तरफ का, टेंशन का रेशियो जो आएगा उसी का उल्टा रेशियो आएगा एक्सेलरेशन का, उसी का उल्टा वेलोसिटी आएगा, उसी का उल्टा डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसलिए बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इधर का टेंशन 4T होता, इधर का T होता, तो ये वाला एक्सेलरेशन 4A आता, ये वाला A आता। ठीक है, अब जब आपको एक्सेलरेशन मालूम हो गया तो इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो कांस्टेंट मोशन में मेन प्रॉब्लम था कि एक्सेलरेशन पूरा बॉडी का एक नहीं होगा, तो उसको निकालने का तरीका ये है। आप क्या कर सकते हैं कि ज़रूरी आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंशन का रेशियो का उल्टा एक्सेलरेशन डाल सकते हैं, तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दोनों बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। बॉडी ए का डायग्राम देखिए और बॉडी बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, और उसके बाद इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी ए का ऊपर टेंशन 2T है और mg 2G है। 2G मतलब 20 न्यूटन है, ये काम कर रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A है। उसी तरह बॉडी B का ऊपर की तरफ टेंशन T है और 3 kg है मास, 3 × G मतलब 30 न्यूटन, और इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2A है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन हम लोग को लिखना है जैसा हम लोग पहले बनाते थे। तो कांस्टेंट मोशन पढ़ने का सिर्फ एक ही यहाँ पर हम लोग का एक चीज़ पर जो आप ये ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने में, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो हमने पीछे जो पढ़ा हुआ था उसी प्रोसेस को प्रोसीड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखें तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है 2T - 20 = m × A। m कितना यहाँ पर है, 2 kg है, यहाँ का m है 3 kg है, तो 2 kg 2 × A, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मिला हम लोग को, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो 30 - T = m × A। m × A का मतलब है 2A, तो 6A आ जाएगा। हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन, इसीलिए हम लोग टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, 2T, यहाँ पे मिलेगा 60, यहाँ पे मिलेगा 12। 2T से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको दोबारा लिख लिए, 60 - 2T = हो जाएगा 12A। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। तो अब दोनों को सॉल्व करने से क्या मिल जाता है, 2T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा 40, और ये मिल जाएगा हम लोग को 14A। तो एक्सेलरेशन मिल गया 40/14 मतलब 20/7 मीटर/सेकंड²। अब देखिए किसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है 2 kg का, तो 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 kg का एक्सेलरेशन A है, तो A का मतलब 20/7 मीटर/सेकंड², ये इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ पूछा जाता 3 kg का तो उसका भी आप लिख लीजिए, अगर 3 kg का पूछा जाता तो इसका एक्सेलरेशन 2A है, मतलब 2 × 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 40/7 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग जब ऐसे मोशंस को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने में प्रॉब्लम है, उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो हम लोग पीछे सीख चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें ए बॉडी ए इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बॉडी बी इसके जाने के कारण ये दोनों एक दूसरे से के साथ कंस्टेंट मोशन में है, या मतलब एक दूसरे के साथ एक रोप से बंधा हुआ है। इसका मतलब है बॉडी बी इस डायरेक्शन में आएगी, तो कितनी स्पीड से आएगी ये पूछा जा रहा है। इसमें सिर्फ वेलोसिटी दी गई है और कोई कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे फाइंड कर लेंगे, टेंशन टी डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो, टी डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी इधर होगा, एक ही रोप है इसलिए टेंशन भी एक ही होगा। यहाँ पर T1 T इंटू वी 10 मीटर पर सेकंड, दोनों डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, 180 डिग्री एंगल है तो माइनस आ जाएगा, प्लस इस टेंशन के लिए T और वेलोसिटी v और बीच में एंगल है, डॉट प्रोडक्ट है ना, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल कितना 37 है, तो टी बी वी बी इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री इक्वल टू 0। तो कॉस 37 भी आपको पता है 3 4 5, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस 37 कितना होगा 4 बाई माफ कीजिएगा 10 हो गया, 2 5 हो गया, तो वी बी हो गया 25/2 मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग को मिला आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को IIT में पूछा गया था। इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें दो पुली है और दोनों को नीचे पुल किया जा रहा है। दोनों को नीचे पुल किया जाएगा तो ये मास m जो है ये ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस मास की वेलोसिटी कितनी होगी अपवर्ड में, वो निकालना है। तो ये भी कंस्टेंट मोशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि ये जब हम लोग पुल कर रहे थे ये ऊपर उठ रहा है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी दी गई है और कोई डेटा भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे बनाएंगे टी डॉट वी इक्वल टू 0। टेंशन यहाँ पे टी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा ऊपर की तरफ टी, यहाँ भी होगा टी, दोनों का कंपोनेंट ले लीजिए तो मिला के हो जाएगा 2t cos थीटा। इसका कंपोनेंट t cos थीटा, इसका भी t cos थीटा। मास m का देखिए मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, इधर भी t है इधर भी t है, मास m के लिए। तो इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे t cos थीटा, एंगल थीटा है। फिर इसके लिए भी आप लिखेंगे, इस टेंशन के लिए भी लिखेंगे t cos थीटा। तो दोनों मिला के क्या मिलेगा 2t cos थीटा, वही यहाँ पर आपको दिखाया हूँ। ठीक है, 2t cos थीटा। तो अब हम लोग तीनों का तीन जगह टेंशन दिख रहा है t और यहाँ पे 2t cos थीटा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी इस फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे t इंटू यू माइनस रहेगा क्योंकि दोनों उल्टे डायरेक्शन में, देखो यू नीचे की तरफ है, यहाँ भी उल्टे डायरेक्शन में माइनस टी इंटू यू, प्लस यहाँ पर देखिए 2t cos थीटा ऊपर है और वेलोसिटी भी ऊपर शो किया जा रहा है, तो 2t cos थीटा इंटू वी इक्वल टू 0। अब ये तीनों जगह पे हम लोग t को कैंसिल आउट कर देते हैं, t को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा -2u प्लस या इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू वी। 2 कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए v कितना आया u बाई कॉस थीटा, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि दो ब्लॉक है ए और बी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो सी का एक्सेलरेशन, बॉडी सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप दोनों बॉडी अगर इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, तो ये बॉडी क्या ऊपर, बॉडी ऐसे आएगा तो बॉडी क्या नीचे की तरफ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर वही कांस्टेंट मोशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन टी होगा, यहाँ पर ऐसे टी होगा, ऊपर की तरफ ये टी, ये भी टी। तो तीनों बॉडी का अलग अलग अगर हम लोग बनाते हैं, देखिए मास ए का टेंशन ऐसे होगा और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। मास बी का टेंशन ऐसे होगा और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है। और मास सी का टेंशन ऊपर की तरफ 2t है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, AC। अब तीनों में हम लोग अप्लाई करते हैं सिग्मा t इंटू ए इक्वल टू 0। तो तीनों के लिए अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो लिखिए t इंटू ए प्लस होगा, ये कॉस 0 डिग्री आएगा तो डॉट प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में t इंटू ए बी, और यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टे डायरेक्शन में, तो 2t AC इक्वल टू 0, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब सब जगह से t को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो AC आपको मिल जाएगा AA प्लस AB/2, ये आंसर मिल गया। तो आप लोग इसी तरह से कांस्टेंट मोशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोग सब लोग जानते हैं, एक्शन का जो रिएक्शन होता है इक्वल अपोजिट होता है। देयर इज इक्वल एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है नोट में, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर एक कार है आपके पास, इस कार को अगर आप अंदर बैठकर धक्का देंगे, इस कार को अगर आप अंदर बैठ के अगर इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपका एक्शन कार के ऊपर लग रहा है और रिएक्शन भी कार के ऊपर लग रहा है। लेकिन अगर इसी कार को आप बाहर से धक्का दें तो ये कार मूव करेगा, क्योंकि एक्शन हो रहा है अर्थ के ऊपर, एक्शन ऑन ग्राउंड हो रहा है, और रिएक्शन ऑन कार हो रहा है, रिएक्शन ऑन कार, दोनों डिफरेंट बॉडीज पे है, तो ये मूव करेगा। ठीक है। अब ये थर्ड लॉ से हम लोग को मिलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ से आपने सीखा, शुरू में ही मैं लिखा था, थर्ड लॉ से क्या मिलता है, थर्ड लॉ से मिलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मिलता है डेवलपमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से मिलेगा आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिख देता हूँ मैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? ये आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है? आइसोलेटेड का मतलब ये है, आइसोलेटेड का मतलब है कि बाहर का कोई फोर्स उस सिस्टम पर एक्ट नहीं करेगा। नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का कोई सिस्टम उस किसी बॉडी पर, अगर किसी भी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा फिर भी मोशन हो रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के वजह से हो रहा है। ठीक है। अब इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो आप क्लास 11 में है, तो इसमें आप थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लीजिए, प्रूफ कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से थर्ड लॉ प्रूफ कर लीजिए।
ये तो क्वेश्चन है, लेकिन नीट के लिए ज़रूरत नहीं है। नीट में क्या करना है, नीट में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। क्या क्या न्यूमेरिकल आते हैं देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम को पी से नोट किया आता है, P1 P2 कांस्टेंट होगा, या M1 V1 इक्वल टू M2 V होगा, V2 होगा, या आप इसको लिख सकते हैं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। सबसे ज़्यादा हम लोग इसका ही इस्तेमाल करेंगे। कोई भी सिस्टम होगा उसका टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम बन सकता है वो हम देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक क्वेश्चन बनता है, एक ट्रेन और मैन का क्वेश्चन है, जो बंगाल जेई 95 में आया था। ट्रेन एंड मैन का एक क्वेश्चन, इसके एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है शिप एंड मैन का है। तीसरा होगा कॉलिजन। कॉलिजन का एक स्पेशल एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और भी क्वेश्चंस आते हैं। और क्या बन सकता है, रिक्वायरिंग ऑफ गन। चार नंबर है रिक्वायरिंग ऑफ गन। तो सबसे पहले एक छोटा सा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप से बनता है, तो मैं एक क्वेश्चन एक एग्जांपल देके दोनों को समझाता हूँ, फिर आपको रिक्वायरिंग समझाएंगे, फिर कॉलिजन पे जाएंगे, ठीक है। और एक आता है इसके बाद रॉकेट प्रोपल्सन। तो नीट के लिए आप थर्ड लॉ से यही 5 एग्जांपल को सॉल्व कीजिए, उम्मीद है इसके अंदर ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक ट्रेन है जिसका वजन है 1000 kg, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। उसके ऊपर आपने 250 kg का एक मास ऐड कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी अब कितनी होगी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी पहले 50 थी, अब ये पूछ रहा है नया कितना होगा। नया कितना होगा मतलब इसमें चेंजेस आ रहा है। तो जब भी मोशन में चेंज आता है, मोशन का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा तो ये समझ लीजिए या तो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया गया है, या तो उस बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ है। अगर कोई फोर्स इसमें दिख रहा है तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई करके वेलोसिटी को चेंज किया गया है। अगर नहीं है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो ड्यू टू मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पे बाहर का कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं किया, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है देखिए, एक सपोज कीजिए ट्रेन है, इसकी मास है 1000 kg, ये मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसमें अचानक क्या हुआ कि 1000 kg ये था ही, इसके ऊपर 250 kg मास और ऐड कर दिया गया, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी वो पूछा जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या कीजिएगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, एक ही मास है 1000, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर भी आंसर भी किलोमीटर में है। दूसरा, इधर आफ्टर ऐड करने के बाद सेकेंड टाइम कितना हुआ, इसको ऐड कर दिए, टोटल मास कितना होगा 1250 इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होगी सॉल्व करके आप देखिएगा 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिक्वायरिंग ऑफ गन। गन का रिक्वायर होना मतलब क्या है, रिक्वायरिंग ऑफ गन। रिक्वायरिंग ऑफ गन,
गन का रिकॉइल करने का मतलब क्या है, जैसे आप एक इसके अंदर एक बुलेट है और इसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो रिकॉइलिंग, कॉइल वर्ड से, कॉइल का मतलब होता है लपेटना, जब आप ट्रिगर दबाएंगे तो रिकॉइलिंग मतलब खुलेगा ऐसे। तो रिकॉइलिंग का मतलब होता है कि जो स्प्रिंग लपेटा गया वो खुलना। तो यहाँ पे रिकॉइलिंग का मतलब होता है फिजिक्स में उसी से आया। और यहाँ पे एक मीनिंग और होगा कि अगर जब बुलेट बाहर की तरफ आएगा तो गन पीछे आएगा, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन का पीछे आना। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, इसमें दो केस देखिएगा, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग, ये दो केस आपको मिलेगा, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर फायरिंग में क्या होगा कि आपके पास गन है, मतलब एक गन है और एक बुलेट है, दोनों का मास दिया हुआ है, बुलेट का मास m है, स्मॉल m है, गन का मास कैपिटल M है। तो बिफोर फायरिंग दोनों रुका हुआ है, आफ्टर फायरिंग दोनों स्टेशनरी है। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, इसका मास m कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। आफ्टर फायरिंग सपोज कीजिए इसकी स्पीड v है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, इसकी स्पीड v2 है, तो इसकी स्पीड v1 समझ लीजिए, वो पीछे की तरफ आएगा। मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, लेकिन अपने आप अभी देखिए, अभी माइनस साइन आपको वैल्यू में दिखेगा। तो आफ्टर फायरिंग सिचुएशन ये होगी। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि गन में अगर मोशन हो रहा है, गन अगर पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाहर का कोई फोर्स अगर अप्लाई नहीं हुआ है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही यहाँ अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी आई इक्वल टू पी एफ। तो इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना है, दोनों की स्पीड 0 है, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम देखते हैं हम लोग, m इंटू V2 m इंटू V1 प्लस m इंटू V2। देखिए ये एक्चुअली आपका बुलेट तो सीधा जाएगा, इसका आपको सॉल्व करके निकालना होगा। तो आप डायरेक्शन यहाँ नहीं भी दीजिए तो कोई मैटर नहीं, अपने आप माइनस आ जाएगा। तो ये हम लोग को निकालना है V1, जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो V1 हो जाएगा, देखिए इसको इधर लेके आइए, माइनस m बाई कैपिटल M इंटू V2। तो ये आप ये स्पीड है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। यहाँ पर देखिए मास m, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये दोनों की वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ बुलेट है, कैपिटल M मास ऑफ गन है, V2 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे बोला जाता है कि जो आर्मी, जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी में होते हैं, उनका बोला ये जाता है कि आप कंधे पे रख के बंदूक चलाइए, सीधा रख के ऐसे मत चलाइए। इसका रीज़न ये होता है कि जब बुलेट आगे की तरफ निकलता है तो गन पीछे आता है, तो खुद को चोट लग जाएगा, इसीलिए एडवाइस दिया था कि कंधे पर रख के आप बंदूक को चलाइए। पहला क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि गन पीछे आने की वजह से चोट लग सकता है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि गन पीछे आता है। दूसरा है, गन को हेवियर क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो हेवियर जितना बनेगा, देखिए ये है मास ऑफ गन, जितना हेवियर बनेगा उतना इसका मास, उतना इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम होगी। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम होगी तो अच्छा है, बैक की तरफ मोशन कम होगा तो चोट लगने का चांसेस कम होगा, इंजर्ड लोग नहीं होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्सन। इसमें आप एक रॉकेट लीजिए, एक छोटा सा रॉकेट बनाया मैंने, इसके अंदर होता है ये फ्यूल चैम्बर, फ्यूल चैम्बर, फ्यूल क्या होता है इसका, लिक्विड ऑक्सीजन, केरोसिन, ये सब होता है। तो
जब इसका कंबंशन होता है, इसमें से यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं, गैस निकल के ये ज़मीन पर टकराता है। टकराने के बाद ये गैस फिर ऊपर उठता है। ये गैस जो ऊपर उठता है यही इसको रॉकेट को ऊपर उठाने में हेल्प करता है। तो इस यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ से बस एक फॉर्मूला देखना है। नीट में अगर पढ़ाई करनी है, अगर आप एडवांस पढ़ाई करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी होती। लॉग के टर्म में कई सारे फॉर्मूले हैं, वो सब पढ़ना होता है, लेकिन नीट में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसका एक फॉर्मूला देख लेना है कि इसमें हो क्या रहा है। ये जैसे कौन सा इस पर टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। फिर ये क्यों ऊपर जा रहा है, तो अगर हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ जब पढ़ रहे थे स्टार्ट में, तो मैंने बताया था कि अगर मास अगर कांस्टेंट है, एफ को लिखते हैं हम लोग, फोर्स को लिखते हैं dp/dt, और p का मतलब m इंटू वी। तो इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, m इंटू dv/dt प्लस v इंटू dm/dt। अगर मास वेरिएबल है, मास अगर वेरिएबल है, यहाँ पर ये कंबसन हो रहा ना, ये लिक्विड का मास है, कंबसन हो रहा है, तो ये मास धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मास अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम लोग यहाँ पर इसी फोर्स का नाम यहाँ पर दिया गया थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है इसको। थ्रस्ट होगा m इंटू dv/v इंटू dv/dt dm/dt। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला में कौन क्या है बस वो समझ लीजिए, और फिर वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही है, अगर यहाँ से एक्सेलरेशन पूछेगा तो फोर्स को m इंटू a में तोड़ दीजिए, v इंटू dm/dt, a v/m dm/dt, आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्यूल कंजम्पशन रेट। फ्यूल कंजम्पशन रेट, इसका यूनिट होता है kg/सेकेंड। इसका यूनिट होता है kg/सेकेंड, ठीक है। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप बस इतना ये फॉर्मूला जान लीजिए। बहुत ज़्यादा होगा तो इसका एक्सेलरेशन पूछेगा, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस पर आप क्वेश्चन बना के देखिए, प्रीवियस कुछ ईयर में 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है नीट के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है कॉलिजन है। कॉलिजन में क्या होता है कि दो बॉडी टकराता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो उसमें भी कुछ थ्योरीज पढ़ने हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट है जो ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब होता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए नीट के लिए। फिर मैं बोल रहा हूँ अगर IIT एडवांस आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो नीट का पैटर्न पर ही आप उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। आपको दूसरे एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगला टॉपिक है कॉलिजन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना रहता है। तो नीट के लिए जितना मैं बता देता हूँ, आप कोशिश कीजिए को उतना पढ़ लें, उतना आपके लिए काफ़ी होगा। देखिए कॉलिजन होता है स्ट्रॉन्ग इवेंट फॉर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉलिजन होता है स्ट्रॉन्ग इवेंट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें आप बोल सकते हैं कि जो टाइम होगा वो टेंस टू 0 होगा फॉर कॉलिजन। और जो फोर्स आएगा वो लार्जर फोर्स आएगा, जिसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। टाइम बहुत शॉर्ट टाइम होगा और फोर्स बहुत लार्जर आएगा, जिसको इम्पल्सिव फोर्स ही बोलते हैं। दो मास, अगर एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है।
अगर ये दोनों u1 का अगर स्पीड u2 से ज़्यादा होगा, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो ये दोनों जाकर टकराएगा। टकराने के बाद न्यूटन का थर्ड लॉ से इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, माइनस एफ फॉर टाइम टी, वेरी शॉर्ट टाइम टी। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इनटू टाइम ये होता है इम्पल्स, और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट टाइम के लिए इस टोटल इनिशियल शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग मोमेंटम देखते हैं। इसके लिए क्या होता है, जब ये टकराएगा तो क्या होगा, m2 वेलोसिटी v1 और m2 वेलोसिटी v2 किस डायरेक्शन में जा रहा है अभी पता नहीं है, फिर भी लिख के रख लेते हैं हम लोग। इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलिए। तो F इंटू टी पहले के लिए, फर्स्ट के इस बॉडी के लिए F इंटू इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स कितना होगा, तो F इंटू टी ये कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम, ये होगा m2 v2 माइनस m1 u2, m1 m2 u2। और इसके लिए कितना आएगा, देखिए माइनस साइन है, तो माइनस f इंटू टी m2 ये आएगा v2, देखिए ये इसको बोलेंगे u1 u2 v2 u1 v1, ठीक है, ओके। तो m2 m1 v यहाँ भी m1 है, m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, ओके। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने से क्या मिलेगा, देखिए ये टोटल इम्पल्सिव फोर्स ये जीरो, टोटल इम्पल्स जीरो आ जाएगा। तो m2 v2 माइनस m2 u2 प्लस m1 v1 माइनस m1 u1, इसको आप देख लीजिए एक तरफ ले आइए, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हम लोग को मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, नॉर्मली इसका मतलब है नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, या हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं नो इम्पल्स नो इम्पल्स एक्ट ऑन द सिस्टम। मतलब ये हुआ कि टोटल, नो या टोटल बोल सकते हैं हम लोग, टोटल इम्पल्स या नेट इम्पल्स बोल सकते हैं। टोटल इम्पल्स सिस्टम के ऊपर जीरो होगा, ये पूरा सिस्टम अगर मान ले तो टोटल इम्पल्स जीरो होगा। देखिए यहाँ पर टोटल इम्पल्स जीरो है, ओके, लेकिन टोटल इम्पल्स तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल का है, इसका अपना इम्पल्स है, इसका अपना इम्पल्स है, लेकिन टोटल इम्पल्स जीरो है। तो कई क्वेश्चंस में आगे अगर थोड़ा सा नीट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल में बनाएंगे हम लोग तो इसका भी ज़रूरत पड़ेगा कि टोटल इम्पल्स सिस्टम पे जीरो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे कॉलिजन का टाइप पढ़ते हैं, कॉलिजन के कितने टाइप्स हैं। कॉलिजन हम लोग जब भी बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कॉलिजन का तरीका देखिए, कॉलिजन का टाइप्स देखिए कितने टाइप्स का है। कॉलिजन एक्चुअली तीन टाइप का होता है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा होता है पार्टली या पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ये तीन टाइप के कॉलिजन्स हैं, और भी बोला जाता है 1D 2D 3D, लेकिन ये मेन है कि आपका कॉलिजन इलास्टिक एक होगा, परफेक्टली इलास्टिक एक होगा, पार्टली एक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। एक आपको यहाँ पर चीज़ कॉलिजन का न्यूमेरिकल बनाने के लिए
आपको एक टर्म डिफाइन करता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको स्मॉल ई बोलते हैं। ये क्या होता है देखिए, ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है। ये सिचुएशन है बिफोर कॉलिजन का, बिफोर कॉलिजन। ये सिचुएशन है जहाँ पे बॉडी कोलाइड कर जा रही है। ये है आफ्टर कॉलिजन का सिचुएशन है। तो ये हो गया m1, इसकी स्पीड m2, ये v1, ये v2। एक ही स्ट्रेट लाइन में हेड ऑन कॉलिजन ही बोलते हैं इसको। जबकि एक ही ट्रैक पर अगर दो ट्रेन चल रही है, एक सामने ट्रेन है, एक पीछे ट्रेन है, पीछे वाले की स्पीड सामने वाले से ज़्यादा होगी तभी ये टक्कर होगा, कॉलिजन होगा। तो यहाँ पे फॉर कॉलिजन हम लोग बोल सकते हैं u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, और फॉर सेपरेशन बोल सकते हैं v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये बोलते हैं इसको u2 माइनस, मतलब रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं u2 माइनस u1, ठीक है। यहाँ पे कौन ज़्यादा होगा, u1 ज़्यादा होगा ना, तो u1 माइनस u2, u1 की स्पीड ज़्यादा होगी तो u1 माइनस u2। यहाँ इधर बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर v2 ज़्यादा होगा तो v2 माइनस v1, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। फिर अगर हम लोग को कोफिशिएंट ई को डिफाइन करना है तो ई का डेफिनेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ओके। तो यहाँ आ जाएगा E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में हो जाएगा v2 माइनस v1, यहाँ पे आ जाएगा u1 माइनस u2। कहीं कहीं किसी बुक में इसको माइनस करके इसको 2 माइनस 1 कर दिया गया है, तो कोई इशू नहीं है। आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो इतना ही आएगा, याद रखने के लिए बताया। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि E फॉर इफ़िशियंसी होता है, और इफ़िशियंसी हमेशा क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट बाय इनपुट करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, इसको याद रखना है, आउटपुट बाय इनपुट। तो उसी तरह अगर हम लोग ये बोलते हैं वेलोसिटी इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, ओके। तो ये 3 टाइप के हमारे पास कॉलिजन्स हैं। अब इसको हम लोग तीनों में न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या हम लोग का चेंजेस आना चाहिए वो देखते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या याद करना पड़ेगा वो हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक छोटा सा देखिए एक टेबल बनाता हूँ, उसको याद रखने से हमारा काम हो जाएगा। कुछ MCQ का क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग दे सकते हैं ये टेबल से। ये टेबल बड़ा काम का होगा और इससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में भी हम लोग को आसानी होगी। जैसे फर्स्ट वाला होगा इंडेक्स, और यहाँ लिखते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। पार्टली इलास्टिक कॉलिजन,
ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा। फर्स्ट लिखिए आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। दूसरा लिखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तीसरा लिखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी बता दूं तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए। ये तीनों टाइप को याद रखना, और तीनों टाइप में क्या याद रखना है, एक्चुअली इस टेबल बनाने का एम यही है कि आपको न्यूमेरिकल्स या नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए याद क्या रखना है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में ई का वैल्यू होता है 1, और यहाँ होता है ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और यहाँ होता है ई का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन में परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ तो ई का फॉर्मूला आप लिखिए, उसका वैल्यू 1 लिख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा आपका। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तीनों में होता है, जस्ट टिक आउट कर लीजिए, तीनों में होता है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिर्फ परफेक्टली में होता है, दोनों में नहीं होता है। ये दोनों जहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखने का मतलब ये है कि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको 2 वेरिएबल सॉल्व करने होंगे। तो 2 वेरिएबल के लिए कौन कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे आप? तो फर्स्ट होगा आपके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा, उसको यूज़ करना। दूसरा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना, m1v1 इक्वल टू m2v2। फिर उसी तरह होगा काइनेटिक एनर्जी जरूरत पड़ेगा, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। या कई क्वेश्चन में पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना वो बताओ। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल वाला पोर्शन। एग्जाम्पल क्या का होगा? तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है जो एटम्स के बीच में होता है। ये आइडियल कंडीशन होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सब के बीच में होता है। पार्टली को रियल लाइफ डेली लाइफ में बहुत सारे कॉलिजन देखने को मिलेगा आपको, ये होता है पार्टली। और परफेक्टली होता है, इसमें याद रखिएगा स्टिक टुगेदर। जब भी कोई बॉडी कॉलिजन कोलाइड होने के बाद स्टिक टुगेदर हो जाए, एक साथ मूव करे इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। जैसे अगर वेट क्ले है, गीली मिट्टी, वेट क्ले के साथ अगर किसी का कॉलिजन होता है, मान लिया ग्लास है, ग्लास स्फेरिकल ग्लास है, कांच की गोली, उसको अगर गीली मिट्टी में फेंका जाए तो अब ये ग्लास और मिट्टी दोनों एक साथ मूव करेगी। जब भी स्टिक टुगेदर होगा, एक साथ मूव करने का होगा, उसको बोलेंगे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग कॉलिजन के बारे में सीखेंगे, और कॉलिजन के साथ फ्रिक्शन भी, कॉलिजन पढ़ने के बाद उसी में फ्रिक्शन भी स्टार्ट कर दें। कॉलिजन का भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने हम लोग को, कुछ और न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। उसके बाद जो ब्लास्टिंग, बॉम्ब ब्लास्टिंग को जो क्वेश्चन आता है कि बॉम्ब फट गया, उसमें 3 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, तो सबकी अलग अलग वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।